हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। टर्म 2 में जो पूछा जाना है उसी से ही आज हम कुछ क्वेश्चन जो है मतलब कि उठा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये मुद्रा क्या है? मुद्रा है लेन देन का एक माध्यम है। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं बेचते हैं तो उसमें मुद्रा जो करेंसी होती है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विनिमय टू टाइप का होता है, एक्सचेंज जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है वस्तु मतलब कि वस्तु विनिमय होता है और एक होता है मौद्रिक विनिमय। वर्तमान समय में मौद्रिक जो है विनिमय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया है? करेंसी, क्योंकि ये लेन देन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आने देता है। क्योंकि जो वस्तु विनिमय है कभी कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे वस्तुओं के बंटवारे के संबंध में जो चीज हम चाह रहे हैं इस अपनी वस्तु के बदले में वो नहीं मिल रही है, तो उस दौरान क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो मनी है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर द बोरोवर, एक्सप्लेन। संकटकालीन जो परिस्थितियां होती हैं, जो सिचुएशन होती हैं, उस दौरान क्या होता है कि जो कर्जदार लोग होते हैं, जो कर्ज लेते हैं, उनके सामने और भी संकट उत्पन्न हो जाता है। ये क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की हम लोग जो रूटीन जो डेली लाइफ हमारी होती है, उस दौरान हम क्या करते हैं, किसी न किसी मतलब के रूप में ऋण का प्रयोग करते हैं। चाहे वो हमने घर ले रखा हो, चाहे वो हमने कार जो है ले रखी हो, या बाइक, या कोई भी चीज जैसे मोबाइल फोन। तो हम लोग क्या करते हैं कि आजकल जो है चीजें हम लोग को लोन पर मतलब कि उस पर मिल जाती हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, किसी भी चीज का जो है लोन करा लेते हैं। तो एक ऋण जो बन जाता है जिसको हमें अदा करना होता है ना। तो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान समय में, क्योंकि ये हमारे लिए इजी भी है। क्योंकि जैसे हम लोग पास बहुत सारे पैसा नहीं है, लेकिन हमको आवश्यकता है, हमको नीड है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को फाइनेंस करा लेते हैं। ठीक है, और जो है धीरे धीरे उसको ईएमआई के रूप में हम कटवाए करते हैं पैसा, अपने मंथली जितनी हमारी इनकम होती है। कभी कभी क्या होता है कि उस इनकम पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मान लीजिए प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, कोई चीज हमने फाइनेंस करा मतलब कि फाइनेंस करा ली है। इस दौरान अगर मान लीजिए वो हमारी प्राइवेट जॉब जो है छूट जाए किसी वजह से, या कोई कुछ ऐसा रीजन ही बन जाए, तो क्या, तो हम कैसे अपना जो है वो जो हमने फाइनेंस करा रखा है, कैसे हम उसका लोन की अदायगी करेंगे ना। तो यही होता है क्रिटिकल सिचुएशन, संकटकालीन समय यही होता है। तो इससे हम कैसे पार पाए, ठीक है, वही चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग ऋण लेते हैं, और सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने में आती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये मांग मुख्य रूप से फसल उगाने के लिए होती है। किसान क्या करता है? किसान तो भाई जैसे फसल है, फसल कटी, अगली फसल की तैयारी करता है, शुरुआत करते हैं। जैसे मतलब कि फसल कटने के बाद पहला काम है जुताई। जुताई हुई, उतना पैसा नहीं है, तो वो जो गांव के साहूकार हैं या जो महाजन लोग हैं, फिर उनसे पैसा ले लेते हैं। ठीक है, जुताई करवा देते हैं। उसके बाद ये खाद वगैरह लेनी है, जैसे यूरिया हो गई, फिर डीएपी हो गई, है ना, और जो बीज लेना है जिसको बोना है। तो ये सब चीजें जो है कर्ज से ही शुरू हो जाता है, यानी कि कर्जा बनना पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तो फिर जैसे कीटनाशक दवाइयां हैं, उसके बाद सिंचाई है। तो ऐसे बहुत सारे काम जब पड़ते हैं तो क्या होता है, ये कर्जा बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, जैसे 10-15 हजार का मान लो कर्जा हमने ले लिया और सारा उसमें लगा दिया। अचानक क्या हुआ कि फसल तैयार हुई, कोई आपदा ही आ जाए, कोई डिसास्टर ही आ जाए, आंधी तूफान या ओलावृष्टि ही हो जाए, या बहुत पानी बरस जाए, तो फसल चौपट। तो इस दौरान क्या, जितना हमने 15-16 हजार लगाया था तो वो तो सब डूब गया। लेकिन वो मैंने अपना पैसा नहीं लगाया था, वो मैंने बल्कि पैसा दूसरों से मांग करके लगाया था। तो हम कर्जदार हो गए ना। तो ये क्या बोल रहा है, सिचुएशन विद हाई रिस्क। ठीक है, तो रिस्क तो है ही है खेती। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिस्क आ ही जाता, मतलब कि रिस्क जो है हमको उठाना पड़ता है। और हो सकता है कि फसल मतलब कि बर्बाद ना हो, किसी प्रकार की कोई आपदा ही ना आए।
तो हम 16,000 लगाएं तो हो सकता है कि हमको उसका मतलब कि दूना वो फसल उत्पादन मिल जाए और हम उसको आसानी से अदायगी कर ले जाते हैं। लेकिन मान लो आपदा आ ही जाए तो फिर क्या? तो यही सब प्रॉब्लम्स हमारे सामने आया करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है और फसल बर्बाद हो जाती है और अदायगी असंभव हो जाती है कि आखिर हम कैसे अदा करेंगे। तो क्या होता है, किसान कर्ज के जाल में फंसता ही चला जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड बनता है तो किसान वहां से भी पैसा लेता है, लेकिन जब प्रॉफिट नहीं आएगा तो हम कर्जदार तो हो ही जाएंगे, यानी कि उस संकट में, उस जाल में फंसते ही चले जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है कि अदायगी के लिए जमीन का कुछ भाग बेचने को हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अदा करना ही करना है, चाहे वो साहूकार हो चाहे वो महाजन हो, है ना। तो हम मजबूर हो जाते हैं और जमीन बेच देते हैं, या घर की कोई जो भी मतलब कि जो है गृहस्थी हो, हम लोग उसको भी बेच देते हैं। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमको, ये चीज यहाँ पर इस आंसर में ये लिखना है, ठीक है। को मजबूर, और इस प्रकार से ऋण लेने से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी मेनी मोर प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो शहरी क्षेत्रों में भी यही हाल है ना। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि हम लोग जो है घर लेते हैं, कार लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उसकी भरपाई भी तो करना है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं वो बता के नहीं आती हैं और हम लोग को उसको जो है फेस करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको यही बता रहा है कि किस प्रकार से जो कर्जदार है वो संकट में कैसे उसका वो सामना करता है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आप लोग को ये एक्सप्लेन जो मैंने किया आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। तो इस प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डज मनी, किस प्रकार से मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। अपने हिसाब से आपको एक एग्जांपल देना है। क्या बोल रहा है कि जो मुद्रा होती है वो किस प्रकार से डबल कोइंसिडेंस आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को ये सॉल्व करने में हमारी जो है मदद करता है। किस प्रकार से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वस्तु विनिमय में। ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मांगों का दोहरा संयोग होना आवश्यक होता है ना। दोहरे संयोग में, जैसे मुझे जो चीज चाहिए वो आपके पास हो और जो चीज आपको चाहिए वो मेरे पास हो, तो संयोग का होना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी ये संयोग बनने नहीं पाता है तो प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे अपनी आवश्यकता को पूरा करें। तो उस दौरान ये मनी ही हमारी भूमिका जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। यदि किसी कपड़ा व्यापारी को, एग्जाम्पल है, यदि किसी कपड़ा व्यापारी को चावल चाहिए हो तो उसे ऐसे किसान को खोजना होगा जो चावल के बदले कपड़ा खरीदना चाहता हो। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है हम लोग को मिल ही जाए, हो सकता है मिले ही ना, तब तो फिर हम परेशान हो जाएंगे ना, ठीक है। हम कपड़ा व्यापारी हैं, मान लो हमको चावल मतलब कि चावल चाहिए तो मैं चावल वाले को ही तो ढूंढूंगा कि वो, और सबसे बड़ी बात है कि चावल वाले को कपड़ा भी मतलब कि चाहिए, और हो सकता है कि चावल वाले को कपड़ा ना चाहिए हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी। तो उस दौरान क्या होता है, ये मुद्रा काम करती है। हम क्या करेंगे, कपड़ा जाकर के मार्केट में बेच देंगे और जो पैसा हमको मिलेगा उस पैसे से जाकर के हम चावल खरीद लेंगे। तो हुआ ना कि मनी ने किस प्रकार से सॉल्व की प्रॉब्लम को, कौन सी प्रॉब्लम को, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ऐसी समस्या में मुद्रा ही हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, समाधान करता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, आप लोग को समझ चलना है। उसके बाद बता रहा है हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। यानी कि जिनके पास सरप्लस मनी है, बहुत ज्यादा मनी है, और किसी के पास मनी नहीं है लेकिन वो मनी चाहता है, तो जिसके पास सरप्लस है और जिसके पास मनी नहीं है, जिसको आवश्यकता है मनी की, तो इन दोनों के बीच में बैंक किस प्रकार से मीडिएट करता है, किस प्रकार से ये मीडिएटर की भूमिका निभाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो क्वेश्चन में कैसे इसका आंसर आप लिखोगे, बैंक जो होते हैं सभी जानते हैं अतिरिक्त मुद्रा वालों के निक्षेपों को स्वीकार करते हैं। बैंक जो बैंक होता है, बैंक खोलता है, लोग जाकर के वहां पर अपना जो है मनी जमा करते हैं। ठीक है, उसके बाद जमा करते हैं, हम कौन सी मनी जमा करते हैं या कौन सा पैसा, कितना रुपया जमा करते हैं जो हमारी आवश्यकता से अधिक है, यानी कि मंथली जो हमारी नीड्स हैं जितने पैसे से वो नीड्स हमारी पूरी हो रही हैं और जितना बच रहा है हम उसको बैंकों में जाकर के फिक्स या जमा कर देते हैं और उसको हम समय समय पर निकालते रहते हैं, चालू खाते के रूप में ना, बचत खाते के रूप में, तो हम लोग बैंकों में जमा कर देते हैं। तो निक्षेप का मतलब है यहाँ पर जो हम जमा कर रहे हैं बैंकों में पैसा। ठीक है, और बैंक उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर क्या करते हैं, हमको इंटरेस्ट ब्याज देते हैं। जो हमने पैसा जमा किया है मंथली जितना उसका ब्याज बनना है वो आपका पैसा तो जमा ही है, मूलधन एग्जैक्ट मनी आपकी, उसके बाद जो प्रॉफिट उस मनी पर आ रहा है, जो ब्याज निकल रहा है वो उसमें इंक्लूड हो रहा है। तो बैंक आपकी मनी को जो है प्रोटेक्ट भी कर रहा है और इसके अलावा आपको वो इंटरेस्ट के रूप में प्रॉफिट भी दे रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको सिक्योर हैं आपकी। और क्या करता है कि बैंक इस जमा राशि का, यानी कि जो निक्षेप टोटल जितना उसने रुपया जमा किया है बैंक ने, वो क्या करता है, वो कुल जमा का 15% वो अपने पास नकद के रूप में रखता है। एक अनुमान लगा लेता है कि पर डे कितने लोग पैसा निकालेंगे। ठीक है, ये 15% में से ही सब लेन देन होता है, ये जमा रहता है, बाकी को वो जो 15% के अलावा की जो मनी है वो सर्कुलेट हो जाती है। ठीक है, तो 15% नकद रखता है और जो इसके अलावा जो भाग है उसको वो कर्ज देने में इस्तेमाल करता है और उस पर ब्याज भी लेता है। ठीक है, जो मनी आपने जमा की है उस पर वो जो है आपको ब्याज भी दे रहा है। इसके अलावा जो 15% के अतिरिक्त जो मनी है वो उसको कर्ज के रूप में लोगों को दे रहा है, क्रेडिट ना, ऋण के रूप में, लोन के रूप में। और जो वो लोन आपको दे रहा है तो उस पर वो ब्याज लगा रहा है, इंटरेस्ट। तो बैंक क्या कर रहा है, जो जमा पैसा है वो ऋण के रूप में दे रहा है, जो ब्याज लगा रहा है, जो ब्याज उसको मिल रहा है वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो जमा और जो कर्ज के रूप में दिया है, जो प्रॉफिट मिल रहा है ये बैंक का, जो ब्याज के रूप में मिल रहा है ये बैंक का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से जो who have surplus money, जिनके पास सरप्लस मनी है और जिनके पास मनी की नीड है, जो मनी चाहते हैं, उनके बीच इस प्रकार से बैंक काम करता है। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर से जरूर एक दो बार पढ़ते रहें और वीडियो देखते रहें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद ये मैंने बताया, उसके बाद क्या आता है, why do we need to expand formal sources of credit in India? हमारे देश में ऋण के औपचारिक स्रोतों की आवश्यकता क्यों है? Why do we need, है ना, expand formal sources, यानी कि जो जैसे बैंक है, सहकारी समितियां हैं, ये आती हैं फॉर्मल सोर्सेज में, औपचारिक स्रोत हैं जिनसे हमको ऋण मिलता है, पैसा मिलता है। इनको बढ़ाने की क्यों जरूरत है अपने इंडिया में? सबसे बड़ी बात, औपचारिक की तुलना में अनौपचारिक ऋणदाता कहीं ज्यादा ब्याज वसूल करते हैं। औपचारिक की तुलना में, बैंक और सहकारी समितियों की तुलना में देखा जाए तो जो अनौपचारिक ऋणदाता होते हैं, जैसे साहूकार, महाजन लोग, ये लोग अनौपचारिक ऋणदाता में आते हैं और ये लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं जो पैसा आपको ऋण के रूप में देते हैं। कोई फिक्स नहीं रहता इसमें, आपकी बहुत ज्यादा नीड है, बहुत आवश्यकता है, आपको कोई घटना हो गई है तो उस चीज का ये अनौपचारिक ऋणदाता जो है आपका पूरा फायदा उठाएगा। वो कहेगा मैं तो इतने ब्याज पर तुम्हें पैसा दूंगा, अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे ना, तो आप मजबूरी में ले लोगे।
अधिक ब्याज दर पर ना, तो नुकसान तो होगा ही। तो इसीलिए ये ब्याज ज्यादा वसूल करते हैं, जो कि महंगा पड़ता है, लोग अदा नहीं कर पाते हैं। साहूकार महाजनों का इतिहास तो पढ़ा ही है, इतिहासों में हम लोगों ने। महाजनी प्रथा थी, साहूकारी प्रथा थी, किस प्रकार से वो घर जानवर सब कुछ, खेत खलिहान सब कुछ, वो जो है खलिहान क्या, घर खेत है ना, जानवर सब लिखवा लेते थे। और जो जो कर्जदार है वो कर्जदार बना ही रहता था जीवन भर, वो कर्ज कभी खत्म नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और व्यक्ति जो है ऋण के जाल में फंस सकता है। फंस सकता है क्या है, फंस जाता है। इसलिए औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर को और पावर देनी होगी, इनको और बढ़ाना होगा, ताकि ऋण लोगों को आसानी से मिले, उनके साथ कुछ गलत ना हो। क्योंकि सामर्थ्य के अंदर का कर्ज देश के विकास के लिए आवश्यक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सामर्थ्य के अंदर का कर्ज। सामर्थ्य माने जितना हम लौटा सकें, वो कर्ज अगर हमको मिल जाए तो वो देश के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। लोग कर्ज लेकर के छोटे मोटे काम करते हैं, एक स्टार्टअप कंपनी भी लगा देते हैं, और आगे चल करके वो देश के विकास में ही तो काम करता है। तो वही चीज ये कह रहा है, ठीक है, कि सामर्थ्य के अंदर का कर्ज होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द SHGs फॉर द पुअर? इसके पीछे बुनियादी विचार क्या है? किस चीज के पीछे? जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, ये किस प्रकार से गरीबों के लिए अच्छे माने गए हैं? वो इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत कम मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो वो जो बैंक है इन गरीब तबके के लोगों को ऋण नहीं देता है। क्योंकि जो ऋण जब देते हैं, कुछ पेपर्स, कुछ ऋणाधार भी होता है, जिसके आधार पर आपको ऋण मिलता है। अब जमीन ही नहीं है मेरे पास, घर ही नहीं है, तो किस आधार पर बैंक आपको ऋण देगा? ये प्रॉब्लम फेस होती है, फेस करनी पड़ती है गरीबों को, तो उनको ऋण नहीं मिल पाता है, और इसके योग्यता होते हुए भी वो बेचारे गरीब बने रहते हैं। तो ऐसे में SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, स्वयं सहायता समूह, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, एक संगठन बनता है, जिनकी एक मंथली बैठक होती है, कागजी कार्रवाइयां होती हैं, अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, मेंबर सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से एक ये सिस्टम बन जाता है, और इस सिस्टम को जो है ये औपचारिक जो ऋणदाता हैं, जो बैंकिंग सेक्टर हैं, ये इनको ऋण देते हैं, इन स्वयं सहायता ग्रुप्स को। उसके बाद ये लोग आपस में मिल बांट करके जिसकी जैसी आवश्यकता होती है उनको ये मनी प्रोवाइड कराता है ग्रुप। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो गांव के गरीब स्त्री पुरुष हैं, वे स्वावलंबी बनते हैं, सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, उनके दिन अच्छे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, और इसके बाद ये जो मनी वो लिए हैं उसको जो है रिफंड करना पड़ता है, लौटाना भी पड़ता है ना। तो इस प्रकार से ये ग्रुप जो होता है एक प्रकार से बंधक ही मान लीजिए बन जाता है, लेकिन ये चीज बहुत अच्छी है, स्वयं सहायता समूह। तो वही तो यहाँ पर यही चीज बताने की ये कोशिश कर रहा है। और ऋणाधार की कमी से जो है लोगों को ऋण नहीं मिलता है। अब जो स्वयं सहायता समूह है उनके पीछे यही विचार है, इन गुटों को सरकार क्या करती है, ऋण प्रदान करती है, और इसे चुकाने की जिम्मेदारी भी गुट की होती है, गुट के सारे मेंबर्स की होती है। स्त्री पुरुष स्वावलंबी बन जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी चीज है, लोगों को ऋण आसानी से मिलता है, अगर ऋणाधार नहीं है फिर भी, क्योंकि कुछ लोगों का समूह है वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, है ना। जो ऋण होता है किस प्रकार से डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट, सही है ना। ऋण लोग लेते हैं, ऋण लेना कोई बुराई नहीं है, बस बशर्ते आवश्यकता इस बात की है कि जो आपने ऋण लिया है वो सही जगह पर लगे, आपके प्लान पर खर्चा हो, ना कि घर पर पैसा लगा दिया। कई लोग तो ऋण लेकर के घरों पर पैसा लगा देते हैं। हमें करना क्या है कि जो ऋण ले रहे हैं उस ऋण को हम ऐसे प्लान में लगाएं जिससे अर्निंग हो, ताकि हमें ब्याज भी वापस करना है, मूलधन भी, सब कुछ वापस करना होता है ना।
तो इसके बाद हम क्या कर देते हैं कि इसको गलत जगहों पर लगा देते हैं, उसका नुकसान हमको जो है उसकी हमको भरपाई करनी पड़ती है। तो हम कभी कभी कुछ तो नेचुरल, कभी कभी हम लोग खुद को भी जानते हुए भी संकट में डाल लेते हैं। तो क्रेडिट बुरी चीज नहीं है, ऋण बुरा नहीं है, बस खाली आवश्यकता इस बात की है कि सही जगह पर लगे। इसी के ही तो आधार पर आज देखिए बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां डेवलप कर गई हैं। आज कहाँ से कहाँ लोग पहुंच गए हैं, और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबको जॉब मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको लोन मिल रहा है, उसको सही जगह पर लगाया जाए तो आप तो खुद एम्प्लॉय हो ही गए हो, रोजगार वाले हो ही गए हो, आपके साथ और लोगों को भी रोजगार मिलता है ना। तो क्रेडिट क्या है, ये लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करा, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराता है। तो सबका इसमें विकास होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बैंक सेक्टर की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइज हुआ था ये। इसके अलावा 1969 में 14 बैंक्स ना, 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे पहले ये जो बैंक थे एक प्रकार से कह सकते हो अनौपचारिक ऋणदाता थे, ब्याज दर मनमानी है ना, पहले सब कुछ मनमानी चल रहा था। तो तभी तो उस समय उद्योगपति लोग ही आगे बढ़ पाए थे, किसान लोगों की दशा कितनी खराब थी। लेकिन जब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ तो भी ये बैंक एक कंट्रोल में जब आए तो भी देखिए कि किस प्रकार से जो क्षेत्र पिछड़े रह गए थे, जैसे वो ग्रामीण क्षेत्र है ना, खेती बाड़ी, देखिए आज कितना डेवलप कर गया है, क्योंकि आसानी से लोगों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण भी मिल रहा है। तो ये सब राष्ट्रीयकरण का ही परिणाम है, इसका फायदा सबको मिला, ठीक है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, मनी एंड क्रेडिट। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।